हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग गुड। पढ़ाई वगैरह अच्छी चल रही होगी आपकी। जो भी और प्रॉब्लम्स हैं आप कमेंट्स में शेयर कर दीजिएगा, मैं ज़रूर उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंडियन पॉलिटी के बारे में, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। ये वन ऑफ द ईजिएस्ट सेक्शंस में से है। जो भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए या आरओ एआरओ प्रीलिम्स के लिए, उनमें सबसे ईजी सेक्शंस में से एक है। एक एनवायरमेंट और एक पॉलिटी। इसके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं पॉलिटी के कि अगर आपने सॉलिड पढ़ रखा है, अगर आपको मालूम है कि ये पढ़ना होता है, ये एग्जाम में आता है और आप उसको पढ़ के गए हो, तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं। एग्जाम हॉल के बाहर अगर निकलोगे आप, और अगर आपने पॉलिटी के क्वेश्चंस गलत कर रखे हैं, जो इजी आते हैं, वो भी अगर आपने गलत कर रखे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपको ये बात तभी पता चल जाएगी। आपको आंसर की मिलाने की भी जरूरत नहीं होगी। आप अपने फ्रेंड्स से या जो स्ट्रेंजर्स भी होंगे आपके एग्जाम देने के बाद, जो आपको बाहर लोग मिलेंगे, उनसे आप डिस्कस करोगे, आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन आपका गलत है। और आप जाकर के जब आंसर की मिलाओगे, आप देखोगे कि आप 2-3 क्वेश्चन आपके शॉर्ट पढ़ ही रहे हैं, आप कट ऑफ क्लियर नहीं करने वाले हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो पॉलिटी का सेक्शन है वो एक जनरल बनाया जाता है, उसको बहुत ज्यादा टफ नहीं बनाया जाता है। और उस जर्नलिस्ट पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना होता है। उसमें सर्टेन टॉपिक्स होते हैं, सर्टेन चीजें होती हैं जो आती ही आती हैं। ये रिकॉर्ड रहा है यूपीपीएससी का, इसीलिए ये वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शंस है। एनवायरमेंट के साथ भी यही होता है कि उसमें बहुत ही पिन पॉइंट करके चीजें पढ़नी होती हैं, पता होता है, वो रिकॉर्ड है। यूपीपीएससी ने आपको पीवाईक्यू के थ्रू एक हिंट दे रखा है, चीजें बता रखी हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, इनको ही आपको पढ़कर सिर्फ आना है, तो भी आप आराम से क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15 में से आप 12 आराम से कर ले जाएंगे। बहुत आपने दिन रात एक करके पढ़ाई की है तो आप 15 के 15 भी सही कर ले जाएंगे। ऐसा रेशियो रहता है पॉलिटी और एनवायरमेंट के केस में। तो इसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो पढ़नी होती हैं? देखो, बहुत से लोगों के लिए पॉलिटी एक बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो सकता है, बिकॉज कुछ चीजें इसमें याद करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें इसमें समझनी पड़ती हैं। अगर उन कॉन्सेप्ट्स को या उन चीजों को अगर आपने नहीं समझा है तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेंगी। बट अगर आपको ये पता है कि क्या पढ़ना है तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। क्या पढ़ना है वो बता देता हूँ, उनको जल्द से जल्द अगर कर लोगे तो आप देख रहे हो एग्जाम हॉल में। अच्छा, ये भी बता देता हूँ, जैसे यूपी पीसीएस है, 16 से अब 22 क्वेश्चंस तक का रेशियो इसमें रहता है। एक जो लेंथ है ना क्वेश्चंस की, लेंथ एंड ब्रेथ, वो इतनी रहती है। ब्रेथ में सिर्फ एक लेवल तक का इन डेप्थ आपसे पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा इन डेप्थ चीज़ें कोई पूछने वाले हैं एंड उसमें आपको घुमाने वाले हैं, या जो फिलोसफी का एस्पेक्ट होता है पॉलिटी का वो आपसे पूछे। जैसे यूपीएससी में क्या डिफरेंस है, यूपीएससी में पॉलिटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी प्रेम्बल से आ रहे हैं, वही फंडामेंटल राइट से आ रहे हैं, वही फंडामेंटल ड्यूटी से आ रहे हैं, वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आ रहे हैं। बट डिफरेंस ये है कि वहाँ पर जो पॉलिटी का फिलोसफिकल एस्पेक्ट है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपने उसके कोर को नहीं समझा है तो कहीं ना कहीं आप गलत कर दोगे। अगर वहां पर उन्होंने फ्रेटर्निटी की, ब्रदरहुड की बात की है कि प्रेम्बल में ये है या नहीं है, या सोशलिस्ट टर्म की बात की है, तो उसी की फिलॉसफी में इन डेप्थ जाकर के आपसे पूछेंगे तो चीज वही आएगी, बट फिर भी 100 में से 90 लोग गलत करेंगे। बट यहां पर यूपीपीएससी ने ऐसा अभी तक नहीं किया हुआ है, वो बहुत ही बेसिक चीजें पूछते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इनको आप जल्द से जल्द तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको ये समझना है कि पॉलिटी है क्या, इंडियन पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है आपको। इंडियन पॉलिटी को पढ़ने से पहले अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री को समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है, कुछ फैक्ट्स याद किए हुए हैं, तो पॉलिटी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान बन जाती है। आरओ में आप देखोगे तो 8 से लेकर के 12-13 क्वेश्चंस तक आते हैं। पॉलिटी में यूपी पीसीएस में 16 से 22-23 क्वेश्चंस तक का रिकॉर्ड रहा है, जो कि बहुत ह्यूज नंबर है। ये मेजर सब्जेक्ट में आता है यूपी पीसीएस के। अगर आप पॉलिटी स्किप कर रहे हो या उसके क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं तो कट ऑफ निकालने में आपको बहुत इशू होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री अगर पढ़ रखी है तो आप पॉलिटी को शुरू करें, उसके बाद तो आपको ज़्यादा रिकॉल होगा, ज़्यादा बेटर वे में चीज़ें आप ग्रेस कर पाओगे। सबसे पहले आप उठाओगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो आप उसको समझोगे कि कैसे, कौन सी सिचुएशंस, क्या कंडीशंस हो रखी थी उस टाइम पर जब भारत का संविधान बनाने की जरूरत पड़ी। तो वो जो पूरा 1850 से 1947 तक का जो पूरा टाइम पीरियड है ना, उसको आप समझोगे। उसके बीच में क्या क्या इवेंट्स हो रही थी वो आपको समझ में आएंगी। तो जो 1945 के आसपास का समय है ना, 1945 का, 1946 का, उस समय जो भारत की दशा थी, वो समय जो सर्कमस्टांसेस आपकी कंट्री में थी, वो उनको अगर आपने समझ लिया तो फिर जो आगे की चीजें वो आपके लिए बहुत इजी हो जाती हैं, क्योंकि आप समझ पाते हो कि उसमें कौन रूल कर रहा था। अगर अंग्रेज थे तो वो किस तरह से चीजें चला रहे थे, वो इकोनॉमी को किस तरह से गवर्न कर रहे थे, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो किस तरह का था, उनकी जो प्रोसेस है काम करने का, जो वर्क कल्चर है वो कैसा था। और एज सुन एज आप ये चीजें पकड़ते हो, आपको तो फिर चीजें रटनी नहीं पड़ती हैं, आप फिगर आउट करने लगते हो क्योंकि ठीक है ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। तो सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो इंडिया का ना, उसको वहां से शुरू करोगे। वहीं पर आपको ये भी पता चलेगा कि जब कंपनी रूल था, कंपनी रूल आप जानते हो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा था पूरा, तो उसमें किस तरह से कौन कौन से एक्ट्स पारित हुए थे, कौन कौन से एक्ट्स जो है उनको इनेक्टमेंट उनका हुआ था बेसिकली। देन उसके बाद में जब ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में पावर ले ली थी, जब वो गवर्न कर रहे थे, देन किस तरह से कौन कौन से एक्ट्स पारित हुए, सुप्रीम कोर्ट कब बना, हाई कोर्ट्स वगैरह कब स्टैब्लिश हुए थे, क्यों बने थे, जो यूनिवर्सिटीज वगैरह बन रही थी उनका क्या सिस्टम था, क्योंकि वो भी सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, ये सारी चीजें आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ी हैं, उसी से रिलेटेड आपको बहुत सारे कमीशंस भी मिलेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी के लिए आपको कमीशंस मिलेंगे, लैंग्वेज के लिए आपको कमीशंस मिलेंगे। आपको समझ में आ रहा है, यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो पॉलिटी से भी घुमा के पूछ सकता है और आपसे मॉडर्न हिस्ट्री में भी घुमा के पूछ सकता है। तो अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री को समझ रखा है तो आपकी पॉलिटी बहुत आसान हो जाएगी, पॉलिटी को समझ रखा है तो
मॉडर्न हिस्ट्री में आप बहुत ही ईजिली फिगर आउट कर ले जाते हो कि क्या कैसे क्या चीज़ें हैं। देन जैसे ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इन डेप्थ जब चीज़ें पास आने लगेंगी तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखोगे। भाई जो लोग बना रहे हैं ना बेसिकली उनको आप कह सकते हो कि वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो लोग मिलकर के बना रहे हैं। आप उसमें कितनी वुमेन थी, कितने उसमें फीमेल मेंबर्स थी, वो भी आपको देखना है। 15 अगर है तो 15 के नाम एग्जैक्ट याद होने चाहिए। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऑप्शन आपको फिगर आउट करना होगा भाई कौन सा नहीं है या कौन सा इसमें से ऐसा है। मैच द फॉलोइंग में दे सकता है, क्रोनोलॉजी सेट करने को दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है कौन कौन इसमें थी। नाम 15 है, 15 के 15 याद कर लो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किस दिन होता नहीं है जो सभा हुई, मीटिंग हुई, वो किस दिन हुई, तो वो आपको डेट एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। कितना क्या रिप्रेजेंटेशन का सीन था, लाइक जो रियासतें वगैरह थी, जो देशी रियासतें वगैरह थी, उनका क्या सीन था, लाइक जो अदर जो स्टेट्स वगैरह थे उनमें किस तरह से चीज़ें चल रही थी, जो प्रोविंस वगैरह हुआ करते थे, तो रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हो रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, उसमें कौन कौन क्या क्या चीज़ संभाल रहा था, कैसे कैसे क्या चीज़ हुई। तो ये बस आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। आप ये भी कर सकते हो कि जो एक प्रधानमंत्री सीरीज है उसको भी आप देख सकते हो, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में आपको समझ में आ जाएगा। जिसको बहुत टफ लगता है वो ये भी कर सकता है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो ये जब आपने समझ लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला, फिर सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। अच्छा जो मैंने चीज़ें अभी आपको बताई ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनसे। 1833 का आपसे एक्ट पूछ लेगा, आपसे 1858 वाली जो चीज़ें वो पूछ लेगा, आपसे 1813 पूछ लेगा कि 1813 में क्या चीज़ें हो रखी थी। फिर जब आप थोड़ा सा और आगे आओगे तो आपसे 1909 पूछ लेगा, मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स, या उसके बाद में आप आगे आओगे 1919 में तो आपसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिवोल्ट पूछ लेगा। डायरेक्ट इनके प्रोविजंस पूछता है। सुप्रीम कोर्ट वाला जो क्वेश्चन जो अभी आपसे मैंने डिस्कस किया ना, सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ था, कौन उसमें मेंबर थे, सबसे पहले कौन थे, ये क्वेश्चन आरओ 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। कब हुआ था ये एग्जाम? 20 सितंबर 2020 को। तो उसमें ये पूछा गया है, आप देखना मिलेगा आपको। तो ये ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में वो अब पूछ रहे हैं यूपीपीसी से आरओ में, अब जो पूछ रहे हैं वो उसकी पावर्स वगैरह, उसकी जो और चीज़ें उसके बारे में पूछ रहे हैं। बट जो उस टाइम की चीज़ें ना वो भी इंपॉर्टेंट है और वो पूछा जाता है, आपसे पूछा गया है आपसे। तो आपने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह देखा तो उसमें आप देखोगे अच्छा ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या बना था, क्या हुआ था, क्या उसमें पार्ट्स कौन कौन से हैं, आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। आर्टिकल से तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है, फिर उसमें जो पार्ट्स आप देखोगे ना उनसे फिर क्वेश्चन बनते चले जाते हैं। जैसे सिटीजनशिप है, नागरिकता है, या उसके बाद आप देखते हो कि फंडामेंटल राइट्स आ रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गए, डीपीएसपी। हर साल एक क्वेश्चन आता है, इनसे मतलब गारंटीड है, पढ़ के गए हो क्वेश्चन मिलेगा। देन उसके बाद में जैसे पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट के जो पार्ट है आप उनको देखोगे, प्रेसिडेंट हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया। अब इनका जो काम करने का तरीका है, जिनका वर्क कल्चर है, कैसे वहाँ पर चीज़ें होती हैं, कैसे बिजनेस होता है वहाँ पर, कैसे चीज़ें ऑपरेट करती हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, लोकसभा की अपनी पावर्स क्या है, राज्यसभा की अपनी पावर्स क्या है, लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस क्या है। फिर जब आप प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ रहे हो, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ रहे हो, तो उसी के कंपैरिजन में आपको स्टेट में सीएम के बारे में पढ़ना है, यानी कि चीफ मिनिस्टर। अच्छा जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली है, चंडीगढ़ है, तो यहाँ पर किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है वो आपको देखना है। वहाँ का जो सीएम है वो किस तरह से काम करता है, वहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं जो वो किस तरह से चीज़ें देखते हैं, वहाँ पर क्या स्ट्रक्चर चल रहा है पूरा, तो वो आपको वहीं पे मैच करके देखना है। फिर जैसे ही आप देखते हो कि ओवरऑल कंट्री के अंदर सेंट्रल लेवल पे अगर प्रेसिडेंट है तो फिर स्टेट में गवर्नर की क्या पावर्स हैं, गवर्नर क्या चीज़ें कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, उनका सीएम के साथ में क्या रोल होता है, वो दोनों मिल करके कैसे चीज़ें करते हैं। जैसे सेंटर में लोकसभा में जीत गए आप लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता है, जो मेजोरिटी है, उसमें प्रधानमंत्री बन गया इंसान, ठीक है, तो उनकी पूरी कैबिनेट होती है। तो जैसे सेंट्रल में कैबिनेट है, वैसे स्टेट में कैबिनेट जो होती है वो क्या होती है, उनका क्या रोल होता है, उनकी क्या हायरार्की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन किससे ऊपर है कौन किससे नीचे है, ये हायरार्की भी आपको समझ में, हायरार्की थोड़ा समझ में आनी चाहिए, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है ये। आप सुप्रीम कोर्ट की जब आप बात करोगे तो उसमें आप देखोगे कि ठीक है यहाँ पर जजेस, उसमें जजेस का रोल बहुत होता है। जजेस एक तो नंबर कितना है करंट में, ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, बीच बीच में चेंज होता है तो वो पता लग जाता है, बट स्टिल उसका प्रोसेस क्या है, उनकी जो इस्तीफा देने का तरीका है, रिजाइनमेंट रेजिग्नेशन है, वो कितना इंपॉर्टेंट है और वो कैसे होता है। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो और जो अदर जजेस हैं उनकी क्या, उनमें क्या डिफरेंस है, क्या पावर्स हैं। मान लीजिए अगर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो अवेलेबल नहीं है तो फिर उनकी जगह कौन चीज़ें संभालेगा। लाइकवाइज जब आप स्टेट में बात करोगे तो आप हाई कोर्ट की बात करोगे। अब हाई कोर्ट की बेंचेस होती हैं, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि एक ही जो हाई कोर्ट होता है वो दो स्टेट को कैटर करता है, वहाँ को पूरा संभालता है। तो ऐसा कहाँ पर ये पूरा रट लेना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि कहाँ पर कब डेवलप हुआ था। जैसे मान लीजिए कि कब एस्टैब्लिश हुआ था, जैसे मान लीजिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है तो ये कब बना था यूपी के अंदर। इसी तरीके से जो और दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ का आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपसे। तो ये आप जब कंपैरेटिव वे में पढ़ोगे ना, कंपैरेटिव स्टडी करोगे, तो एक तो आप भूलोगे नहीं, ऊपर से आपको जब एक चीज़ याद करोगे तो दूसरी चीज़ समझ में आएगी। फिर उसमें बहुत सारी रिट्स होती है, टाइप्स ऑफ जो रिट्स है, तो उसमें आपको समझ में आना चाहिए कि अगर सर्शियोरी है तो वो क्या होता है, अगर कोई और बात कर रहे हैं तो वो क्या है, जो कभी कभी जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उनको जो चीज़ें मिलती हैं वो क्या है ऊपर से, और जो ऊपर वाले को अगर क्वेश्चन किया जाता है तो वो क्या है।
जैसे मान लीजिए कि अगर आपके जो सेशन कोर्ट्स हैं उनको अगर उनसे अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो किस चीज़ के अंदर आएगा। बहुत छोटा छोटा डिफरेंस है, बट आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए। जो बजट वगैरह है, जैसे अभी हाल में बजट आया हुआ है, तो बजट जो प्रस्तुत होता है, जो प्रेजेंट किया जाता है, तो उसके आसपास के जो फैक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और यही सारी ऐसी चीज़ें जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वहाँ जाते हो कि क्या कब कब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है, उसमें संशोधन किए गए हैं। आपने देखा होगा कई बार रिजर्वेशन के इशू होते हैं तो उसमें आता रहता है, कभी ईडब्ल्यूएस के लिए आ गया, कभी SC ST के लिए आ गया, कभी OBC के लिए आ गया, कभी क्रीमी लेयर के लिए कुछ हो गया, है ना। कभी कभी और कोई अगर ट्राइब्स हैं तो उनको अगर इंक्लूड किया जा रहा है, उनका इंक्लूजन हो रहा है तो उसके लिए आ रहा है अमेंडमेंट, या फिर एजुकेशन के लिए आ रहा है, या फिर ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए आ रहा है। तो ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आप बात करते हो तो जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो कब कब कौन कौन सी ऐड हुई, कितनी अभी हैं, कौन सी उसमें है, ये बहुत पता होना चाहिए, बेसिक है। कौन सी नहीं है ये पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन आ गए तो 3 उसमें है, अगर आपने ये रिकॉग्नाइज कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें एक हटाने में कि कौन सी नहीं है। अब कब कौन सी ऐड हुई है ये याद कर लेना। RO में पूछा गया था, ये RO 2021 का जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था ये। आप उसमें आपने अगर PYQ का अच्छे से कर रखा है तो ऑब्वियसली आप ये चीज़ समझ पाएंगे। तो यही ऐसी चीज़ें जिनसे डायरेक्ट आ रहे हैं। जो कुछ कुछ स्पेशल सेक्शंस हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं, जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं। इसके अलावा जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, उसका आर्टिकल या उसकी क्या 1-2 मेन चीज़ें हैं, मेन जो 1-2 प्रोविजन है। देखो ज़्यादा नहीं करना है, जो मेन 1-2 चीज़ें होती है ना, बस हर चीज़ की आपको पता होनी चाहिए। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इनके बारे में 2-3 चीज़ें बता के रखो कि भाई इसमें इनकी एज बैरियर कितना होता है, क्या होता है, कौन क्या कर सकता है, किस चीज़ में वो पार्टिसिपेट करते हैं, किस चीज़ का वो पार्ट होते हैं, कहाँ पर वो बैठ सकते हैं, कहाँ पर नहीं जा सकते हैं, और कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। इसी तरीके से जैसे फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन का बेसिक देख लो, कितने मेंबर हैं, कितने अध्यक्ष हैं, कितने उसके अदर मेंबर्स होते हैं, पावर्स क्या होती हैं, स्टेट का जो फाइनेंस कमीशन है उसके साथ किस तरह से कोलैबोरेट करते हैं। इसी तरह से आप प्लानिंग कमीशन देख लोगे तो प्लानिंग कमीशन ऑब्वियसली अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसकी जो नीति आयोग आ गया है, लेकिन जो प्लानिंग कमीशन पहले था तो उसमें और नीति आयोग में व्हाट इज द डिफरेंस, ये आपको समझना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्लानिंग कमीशन आपसे नहीं पूछा जा सकता, प्लानिंग कमीशन के कंपेरिजन में आपसे नीति आयोग दे सकता है, या 2 स्टेटमेंट दे देगा, एक आपसे प्लानिंग कमीशन ही दे देगा, एक आपसे नीति आयोग की दे देगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे आपने अटॉर्नी जनरल देखा सेंट्रल लेवल पे, वैसे ही आप देखोगे एडवोकेट जनरल स्टेट लेवल पे, महाधिवक्ता जिसको आप बोलते हो कि क्या वो क्या होता है, क्या है। इन्हीं की बस आपको 1-1, 2-2, 3-3 प्रोविजन समझने होते हैं। जैसे लोकसभा है तो लोकसभा के बारे में 2 चीज़ें दे देगा। जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे ना यार, कोई ऐसा तो नहीं है नई चीज़ पूछी थी, वो चीज़ ज़्यादा न्यूज़ में चलती है तो पूछ लेता है, इस बात को समझना। जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत भी आप अवेयर हो तो इस चीज़ को आप बहुत ईजिली कनेक्ट कर पाओगे। जैसे अभी जो जया बच्चन जी है उनका चल रहा है, मतलब जब उनका नाम वहाँ पर बोला जाता है तो ये कहते हैं कि जय अमिताभ बच्चन जी इस टाइप से, तो उनके जो रिकॉर्ड्स में उनका नाम है वो यही है। तो जो वहाँ पर जितने भी सपोज अगर मेंबर्स को कोई बात कहनी है, या अगर जो मेन जगदीप धनखड़ जी हैं जब वो भी कोई अगर उनको बात करते हैं उनसे तो इसी तरह से करते हैं। तो उनका ये इशू है कि लाइक आप मुझे पूरा ऐसे नाम लेकर के क्यों बोल रहे हो, मेरी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। तो फिर वो उन्होंने लाइक बोला कि भाई आपके रिकॉर्ड्स में यही है। तो समझाने का जो पॉइंट है मेरा वो क्या है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे अभी ये इशू चल रहा है, ये बातें चल रही हैं, तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि जगदीप धनखड़ जी की पोस्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जो उनका पद है ना उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अवेयरनेस की बात है कि भाई इनकी क्या क्या पावर्स होती हैं, क्या क्या तौर तरीके होते हैं, कैसे ये चीज़ें करते हैं, इसका इलेक्शन कैसे होता है। तो जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, इनका क्या कैसे क्या है वो आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। किस आर्टिकल में है, क्या पावर्स हैं, वीटो क्या होती है, इनका इंपीचमेंट जो है वो कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होता है, ये सब बेसिक चीज़ें। बाकी राज्यसभा में जो सीट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है या लोकसभा में जो सीट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, रट लीजिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे आता है और ये आता रहा है और ये अक्रॉस द पेपर मूव होता रहता है। लाइक RO में आया तो UPSS में पूछ लिया, UPSS में आया तो APS में पूछ लिया, APS में आया तो स्टाफ नर्स में पूछ लिया, स्टाफ नर्स में आया तो APO में पूछ लिया, APO में नहीं पूछा तो UPPSSJ में पूछ लिया, मूव होता रहता है। ये इनका पेट क्वेश्चन है, वो कॉपी पेस्ट मारते हैं वो। अब ये सब क्वेश्चन अगर आप गलत करने वाले हो, लाइक आपने अगर ये रिप्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन जो मैच द फॉलोइंग का होता है वो अगर आपने गलत, उसमें भी इतना मतलब इजी होता है कि जैसे 4 स्टेट आपको दिए हैं तो 4 स्टेट में एक होता है बड़ा दिया है, एक स्टेट दिया है जो मिडिल का दिया है, और एक दिया है जिसमें 2 स्टेट की मतलब सेम सीट है। जैसे मान लीजिए उत्तराखंड और दिल्ली की 9-9 सीट है, वो सेम है। अब आपने एक की याद कर ली तो 2 का काम बन गया। अब ये सब चीजें जो आपको मैं बता रहा हूँ, जब पेपर खोल के देखोगे, उसको रियलाइज करोगे, तब आप ये जान पाओगे कि भाई ऐसा भी हो रहा है। अब आपने अगर 9 याद कर ली, मतलब इतना अवेयरनेस मांगता है कि लाइक आपने अगर दिल्ली की याद कर ली और आपको पता है इसकी 9 है, तो उत्तराखंड की भी वो है, तो 2 ऑप्शन तो भाई ऐसे ही चले गए। एक ऑप्शन अगर आपको याद है जो सबसे बड़े स्टेट का पूछा है, आपका काम बन गया। एक उसमें गलत दिया हुआ है, वही आपको आइडेंटिफाई करना था। अब ये क्वेश्चन बताओ, ये टफ है। अब अगर आपने पढ़ा है तो ये 5 सेकंड का भी नहीं है ना, ये बहुत ऐसा टफ भी है कि इसमें कुछ आपको बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाना पड़े, इसमें टाइम लगे, ऐसा भी नहीं है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें तो ये होता है चलो भाई ठीक है, इसमें यहाँ पे इतना 2-2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको कम से कम स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तो पढ़ना भी नहीं है, डायरेक्ट आपने एक कीवर्ड देखा, उसके सामने देखा सीट्स कितनी है, तुरंत उसको मिलाया, आप आगे बढ़ गए। अब जैसे कमिटीज के बारे में पूछता है पंचायती राज, मतलब पेट क्वेश्चन है इनका, आप रिकॉर्ड उठा के देखो, हर साल पंचायती राज के ऊपर तो क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब पंचायती राज अगर आप पढ़ के गए हो, इसकी कमिटीज को आप याद करके गए हो कि LM सिंघवी कमेटी कब थी, BR मेहता कमेटी कब थी, अशोक मेहता कमेटी कब थी, इनकी रिकमेंडेशन कब थी, अगर आप इतना करके गए हुए हो तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल रहा है, आपको कुछ करना ही नहीं है।
इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जा रहे हैं। एक्ट वाला अगर आपने जो एक्ट जो मैंने बताए थे आपको वो आपने याद कर रखे हैं, आपका एक क्वेश्चन पक्का है। फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन हर हालत में आते हैं और बहुत इजी से आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 3 क्वेश्चन तो एक बार में पूछ लेता है भाई, इससे ज्यादा क्या लोगे। ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन आ ही रहा है और वही जो किसी पिटी आप कह सकते हो कि वही जो पर्टिकुलर लैंग्वेज जो पिछले 15 साल से पूछ रहा है वही वो पूछता है। ऐसा भी नहीं है कि किसी और ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में उन्होंने पूछ लिया जो थोड़ी सी लेस पॉपुलर है, जिसके बारे में आपको इतना आइडिया नहीं है, वो वही पॉपुलर लैंग्वेजेस के बारे में पूछते हैं। तो इतना मतलब प्रिडिक्टेबल हैं चीज़ें। इट्स जस्ट कि आपको अवेयरनेस चाहिए, आपको ये पता हो कि ये मुझे यहाँ पर हिट करना है, जहाँ हिट करना है वहाँ पर उसको बार बार आपको तब तक हथौड़ा मारना है, तब तक आपको उसको इतनी बार पढ़ना है सो दैट कि आपके दिमाग में फिट हो जाए। एक बार ये हो गया तो उसके बाद में आपके लाइक यूपीपीएससी में 16 से 22 क्वेश्चन आते हैं, 18 क्वेश्चन से कम आप गलत मतलब सही करोगे ही नहीं, आराम से सही होंगे आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आरओ में भी 8 से 12 तक क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी टू मॉडरेट टाइप के रहते हैं, तो उसमें भी आपको लीड बनानी चाहिए। ये सब गलत कर दोगे तो प्रॉब्लम होगी। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने अभी यहाँ पर आपसे डिस्कस की ना, ये 10-15-20 मिनट के 15 मिनट की वीडियो में ये सारी चीजें मैं वहाँ पर भेजूंगा और वो मैं ही आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इनको सबको रट डालोगे। आपने पहले भी पढ़ रखा है, बस 1-2 बार उसको रिवाइज कर लोगे तो वो आपकी गलत नहीं होगी और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सही होंगे, आप और से लीड बना पाओगे। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरा वीडियो देखते तो हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है, बट 40% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। मैं हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा ये कि अगर आप चाहें तो वीडियो को देखने का अगर आपको अच्छा लगा करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यार, पढ़ते लगातार रहो। रिवीजन और पढ़ना, ये 75 दिन आपका मतलब लाइक मिशन मोड होना चाहिए। कुछ भी हो जाए भाई, घूम भी आएंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी करेंगे, घर में लड़ाई हो रही है तो भी करेंगे, चोट लग गई तो भी जितना हो सकेगा उतना करेंगे, कहीं अगर कोई काम निपटाना है वो भी करेंगे, बट साथ में पढ़ाई भी करेंगे। कुछ भी अदर देन कुछ हो रहा है, देखो एक बात ध्यान रखना, कल मैंने फोटो डाली तो मैंने बहुत बढ़िया चीज लिखी थी, अगर आपने वो चीज़ नोटिस की हो या उसका मतलब समझाओ तो समझो भाई। अगर आपको टॉप 1% बनना है, अगर आपको 100 लोगों में से उन 10 लोगों में से आना है तो आपको वो करना पड़ेगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। वो जो 10 लोग आते हैं ना अलग आगे 100 में से, वो चीज़ें कर रहे हैं जो बाकी 90 लोगों ने नहीं की है। अब आपके हाथ में ये चॉइस है। एक्सक्यूजेस, प्रॉब्लम्स जो भी लाइफ में बम फट रहे हैं, जो इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है भाई, प्रॉब्लम आती रहेंगी, ये कभी जिंदगी में खत्म नहीं होंगी। किसी की में कम आती है, किसी की में ज़्यादा आती है। अच्छा, कंपैरिजन करना नहीं कि उसकी लाइफ तो बहुत चंगी चल रही है, मेरी लाइफ तो चंगी नहीं है, मेरे में तो बहुत इशूज़ है भाई। इसके लिए पूरी फिलॉसफी है। फिर आप उसके लिए फिलॉसफी में जाना पड़ेगा, आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, गुरुओं के पास बैठना पड़ेगा, फिर एनालाइज करना पड़ेगा, पूरा इंट्रोस्पेक्शन, उसमें फिर साल निकल जाएंगे। उसके लिए भी यूनिट स्टेबिलिटी, तो इसलिए वो मत सोचो, दूसरे को देख करके अपने को मत कर्स मत करो। ये देखो भाई, हाउ कैन आई टर्न अराउंड थिंग्स, मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ, मैं कैसे यहाँ से चीज़ें बदल सकती हूँ। प्रॉब्लम जिंदगी भर आती रहेंगी, बस ये देखो मेरा जो टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरी जो चीज़ें वेस्ट हो रही हैं, उसको मैं कैसे कितना जल्दी से जल्दी उसको बेटर कर सकती हूँ, कितना यहाँ से टाइम निकाल कर मैं बेटर कर सकता हूँ। 2 घंटे शुरुआत करो, 3 घंटे शुरुआत करो। एकदम से मत सोचो कि भाई 10 घंटे पढ़ देंगे और पहली बार में रैंक 1 ले आएंगे। नहीं भाई, 1 घंटे 2 घंटे से शुरू करो। शुरू करने में जो तुमको खुशी मिलेगी ना अंदर से, तुमको लगेगा यार ये मेरा एक पैटर्न सेट हो रखा था, ये चीज़ें मैं खराब कर रहा था, यहाँ से ये चीज़ें मैं कर ही नहीं पा रही थी, स्टार्ट ही नहीं कर रही थी, बस डेज मेरे निकल रहे थे, पास हो रहे थे। वो चीज़ आपकी दोबारा से टूटेगी एंड आप एक सही ट्रैक पे आओगे। सही ट्रैक पे आने के बाद में फिर जो चार्जअप करनी होती है ना चीज़ें, जो स्पीडअप करनी होती है, उसमें इट डजंट टेक टाइम। तो ये अगर आपने थोड़ा सा भी फिगर आउट कर लिया कि भाई प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर अलग होकर के आना है, अगर अपना नाम बनाना है, अगर अपनी रैंक लानी है, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए है, तो आपको उस तरह के एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। अगर बाकी लोग भी कर लेते और आप भी कर लेते तो फिर कोई डिफरेंस नहीं होता। और वो चीज़ अगर इतनी आसान होती तो हर कोई कर लेता, ये बात बहुत सच है। ये जब इस चीज़ को आप इंप्लीमेंट करने लगोगे, एग्जीक्यूट करने लगोगे, तो आपके जो एफर्ट्स हैं वो भी उस तरह से जाएंगे। आप प्रोसेस पर ज़्यादा ध्यान दे पाओगे, जो चीज़ें पढ़नी है उन पर ज़्यादा फोकस कर पाओगे, जो चीज़ें रिवाइज करनी है उन पर ज़्यादा फोकस कर पाओगे। क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने उस चीज़ को 10 बार 12 बार पढ़ रखा है, 5 बार पढ़ रखा है। डिपेंड्स ऑन कि आपकी मेमोरी कैसी है, आपका रिटेंशन कितना बेटर है। बट अगर आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं करोगे, प्रोसेस को उतना डिटरमाइन होकर के नहीं करोगे, तो फिर कहीं ना कहीं आपको वो क्वेश्चंस एग्जाम में आपके गलत होंगे ही होंगे। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। जो ड्यू रिस्पेक्ट है, जो मेहनत करनी पड़ती है आपको, उसको आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। वो मेहनत आपको अपने लेवल की करनी पड़ेगी। आई होप कि मैं किसी तरह से थोड़ा बहुत भी आपको मोटिवेट कर पाऊँ। देखो, मोटिवेशन का वही है भाई कि पूरा खेल डिसिप्लिन का होता है, हार्डवर्क का होता है। वो चीज़ें ऐसी हैं ना भाई, वो आपका बेस बनाती हैं, आपकी कोर बनाती हैं। एक होता है ना अंदर से आदमी क्या है, आदमी मतलब इंसान अंदर से कितना ठोस है, ये होता है। तो कितने आप डिसिप्लिन हो, कितना आपके अंदर रेजिलियंस की पावर है, कितना आप रेजिलियंट हो। चोट लग गई, कुछ हो गया, मिसहैप हो गई आपकी लाइफ के अंदर, फिर आप दोबारा से खड़े होकर कहते हो नहीं भाई, आई विल डू इट, आई विल ट्राई। ठीक है, ये जो एटीट्यूड है ना, ये कहीं ना कहीं आपका कोर बनाता है।
मोटिवेशन का क्या है भाई, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं। आपने कोई कोट पढ़ ली, आपने किसी की बात सुन ली, या आपने कोई अच्छी बुक पढ़ ली, तो आपने कोई वीडियो देख लिया, ये सब चीज़ें मोटिवेशन का काम करती है। लेकिन अगर आपके यहाँ से वो जज्बा नहीं है कि भाई मुझे करना है, मुझे इस पानी को पार करना है, इस दरिया को पार करना है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। वो सारी चीज़ें 1 दिन 2 दिन 4 दिन तो अच्छी लगेंगी, उसके बाद में आप एक स्टेबल हो जाओगे कि नहीं भाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बहुत से लोगों का ये होता है नहीं भाई अब नहीं होगा, मुझे तो लग रहा है हो ही नहीं सकता यहाँ से, अब तो टाइम ही नहीं बचा है, अब तो भैया मैं कर ही नहीं सकती यहाँ से, ऐसा हो गया है, लाइक मेरा इतना गैप हो गया, आई कैन नॉट डू इट, ये वाला एटीट्यूड आ जाता है। तो वो जो मेंटल बैरियर है उसको तोड़ दो भाई, उसको तोड़ दो। ये सब कुछ नहीं है, चाहोगे तो कर ले जाओगे। बस यही है कि उसमें घुसना पड़ता है, उसमें सोचना नहीं होता, बहुत ज़्यादा लग जाना पड़ता है। उसमें लग जाओगे तो चीज़ें होने लगती हैं, और धीरे धीरे होती हैं एकदम से। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ऐसा नहीं है कि एक दिन में खड़ा हो गया था, बनकर तैयार हो गया था। इट टुक टाइम। सारी चीज़ें उस तरह से होती हैं। थैंक यू सो मच यार।